प्रस्तावना। जब तलवारें सिर्फ हथियार नहीं, आत्मा की आवाज थीं। 12वीं सदी का भारत, एक भूमि जो सांस्कृतिक वैभव, आध्यात्मिक चेतना और वीरता की मिसाल थी। लेकिन साथ ही वो समय एक ऐसी सदी भी थी जब भारत बटा हुआ था, राजनीतिक रूप से, सैन्य दृष्टि से और सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक चेतना के स्तर पर। ये वो समय था जब हर राजा अपने आप को राजा राजेश्वर मानता था, परंतु कोई भी अपने पड़ोसी राजा की ताकत को स्वीकार नहीं करता था। इसी बटे हुए भारत में एक और आंधी पश्चिम से उठ रही थी, एक ऐसी आंधी जो तलवार और मजहब के सहारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करना चाहती थी। उसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और इस आंधी के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ महाराज पृथ्वीराज चौहान, जो न सिर्फ एक योद्धा था बल्कि भारत की मिट्टी का बेटा भी था। ये कहानी सिर्फ दो राजाओं की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस चौराहे की जहां संस्कृति, साहस और संकल्प की परीक्षा ली गई। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास केवल तारीखों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि चेतावनी है उन भूलों की जो फिर न दोहराई जाएं। अध्याय 1, बिखरे भारत की तस्वीर, एकता की कमी, वीरता की भरमार। 12वीं सदी का उत्तर भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। हर राजा अपने क्षेत्र में स्वायत्त था और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील, लेकिन किसी के पास पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की दूरदर्शिता नहीं थी। चौहान वंश दिल्ली और अजमेर में शासन करता था। महाराज पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे तेजस्वी राजा माने जाते थे। गहरवाल वंश कन्नौज पर शासन करता था। महाराज जयचंद इस वंश के प्रमुख शासक थे। सोलंकी वंश, गुजरात में भीमदेव नामक राजा का प्रभाव था। चंदेल, परमार, यादव, कलचूरी जैसे अनेक क्षत्रिय वंश भी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। राजा एक दूसरे के विरोधी अधिक थे और सहयोगी कम। यदि कोई एक राज्य पर आक्रमण होता तो दूसरा राज्य तटस्थ रहना बेहतर समझता। यह स्थिति बाहरी आक्रमणकारियों के लिए अत्यंत अनुकूल थी। एक उदाहरण यह था कि पृथ्वीराज और जयचंद के बीच वैवाहिक और राजनीतिक मनमुटाव ने उन्हें सहयोगी बनने से रोका। यह खाई इतनी गहरी थी कि जब गोरी भारत पर चढ़ाई कर रहा था तब जयचंद ने पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी। अध्याय 2, पृथ्वीराज चौहान, शौर्य, सौंदर्य और स्वाभिमान का प्रतीक। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी, कुशाग्र बुद्धि और शस्त्र विद्या में निपुण थे। कहा जाता है कि वे बचपन से ही घुड़सवारी, धनुष बाण, तलवारबाजी और युद्ध नीति में पारंगत थे। उनके पिता सोमेश्वर ने उन्हें एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था और एक शक्तिशाली सैन्य संरचना दी थी। पृथ्वीराज ने उसे और अधिक विस्तृत किया। दरबार का वैभव। पृथ्वीराज का दरबार विद्वानों, कवियों और योद्धाओं से भरा हुआ था। चंद बरदाई, जो स्वयं महान कवि थे, ने उनके जीवन पर पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य रचा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने दिल्ली को मुस्लिम आक्रमण से बचाने के लिए अनेक युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। वो केवल युद्धों में ही निपुण नहीं थे बल्कि कूटनीति में भी दक्ष थे। अध्याय 3, गोरी की नजर हिंदुस्तान पर, सत्ता की भूख का उभरता चेहरा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसका जन्म आज के अफगानिस्तान में हुआ था और वो गजनी के गजनवी वंश का उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि उसने खुद अपना साम्राज्य बनाने की ठानी थी। उसने अपने बड़े भाई के अधीन रहते हुए बहुत कुछ सीखा और फिर धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से भारत पर नजरें गड़ाईं। उसे भारत के वैभव, उसके मंदिरों की संपत्ति और असंगठित राजनीति की पूरी जानकारी थी। प्रारंभिक विजय। 1186 में गोरी ने लाहौर पर कब्जा किया और वहां से उसने भारतीय सीमाओं की ओर देखना शुरू किया। उसने देखा कि हिंदू राजा एक दूसरे से भिड़े रहते हैं और यही अवसर है भारत में स्थायी नियंत्रण स्थापित करने का। अध्याय 4, जब सेनाएं आमने सामने थीं, युद्ध की पूर्व संध्या का तनाव। 1191 ईस्वी की वसंत ऋतु थी। उत्तर भारत के तराइन, वर्तमान हरियाणा के पास के मैदान में एक अभूतपूर्व तनाव था। गोरी और पृथ्वीराज की सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध से एक रात पहले दोनों पक्षों में तैयारियां चल रही थीं। गोरी की योजना थी कि राजपूतों को चौंकाकर हमला किया जाए और उन्हें एक झटके में हरा दिया जाए। उसकी सेना में लगभग 60,000 घुड़सवार थे, अधिकतर अफगान, तुर्क और पश्तून योद्धा। दूसरी ओर पृथ्वीराज की सेना संख्या में अधिक थी, लगभग 1 लाख सैनिक, जिनमें हाथी, पैदल सेना, घुड़सवार और भारी कवच पहने योद्धा थे। साथ ही कई अन्य राजा जैसे गोविंदराज और भीमदेव उनके सहयोगी थे। राजपूत सेनाएं पारंपरिक रक्षात्मक शैली में तैयार थीं, पर उनके भीतर जोश और विश्वास था, क्योंकि उनके सामने उनकी मातृभूमि की रक्षा का प्रश्न था।
अध्याय 5 तराइन का रण। जब शौर्य ने रणनीति को मात दी। 1291 ईस्वी की वो सुबह इतिहास की सबसे निर्णायक सुबहों में से एक थी। चारों ओर कोहरा था, हवा में युद्ध की गंध थी और धरती की धड़कनें जैसे थम गई थीं। तराइन का मैदान, जो आज हरियाणा में स्थित है, उस दिन दो महाशक्तियों की टक्कर का साक्षी बनने वाला था। युद्ध प्रारंभ। सुबह की पहली किरण के साथ युद्ध की घोषणा हुई। गोरी ने केंद्र से आक्रमण आरंभ किया। उसकी योजना थी कि राजपूत सेना को बीच से तोड़ा जाए और फिर उसके दोनों पंखों को अलग कर दिया जाए। राजपूत सेना ने पारंपरिक शैली में 3 भागों में मोर्चा संभाला। केंद्र में हाथियों की टुकड़ी थी, बाएं और दाएं पंखों में घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। पृथ्वीराज ने एक विशिष्ट चक्रव्यूह रचना अपनाई थी। हाथियों की भूमिका। राजपूतों के भारी और सज्जित युद्ध हाथी मैदान में गरजते हुए आगे बढ़े। इन पर सैनिक सवार थे जो ऊंचाई से दुश्मन पर भाले और तीर बरसाते जा रहे थे। गोरी की सेना इन हाथियों से परिचित नहीं थी। उनके घोड़े घबरा गए। अफगान और तुर्की सैनिकों में भ्रम फैल गया। पृथ्वीराज के घुड़सवारों का पराक्रम। राजपूत घुड़सवारों ने दोनों पंखों से आक्रमण किया। उनके पास लंबी तलवारें, कवच और अदम्य साहस था। वे एक साथ दुश्मन पर टूट पड़े। गोरी की अग्रिम पंक्तियां बिखरने लगीं। राजा हमीर, राजा गोविंदराज और भीमदेव जैसे सहायक राजा अपने दलों के साथ गोरी की सैन्य पंक्तियों को तोड़ने में जुटे थे। निर्णायक क्षण। गोरी ने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि वे राजपूतों के हाथियों को लक्ष्य करें। कुछ हाथी घायल हुए और अफरा तफरी मच गई, लेकिन राजपूत सेना तुरंत पुनर्गठित हो गई। कहा जाता है कि एक क्षत्रिय योद्धा ने भाले से गोरी की जांघ में गंभीर चोट पहुंचा दी। गोरी घोड़े से गिर पड़ा। उसके अंगरक्षक उसे युद्ध भूमि से चुपचाप हटा ले गए। गोरी की सेना नेतृत्व विहीन हो गई। सैनिक भागने लगे। मैदान में राजपूतों की विजय सुनिश्चित हो गई। युद्ध का अंत और राजपूतों की विजय। शाम होते होते युद्ध समाप्त हो गया। पृथ्वीराज के शिविर में जय घोष गूंज उठा। पूरे मैदान में घायल सैनिकों की कराह, ढोल नगाड़ों की गर्जना और मंत्रोच्चार की ध्वनि एक साथ मिलकर एक ऐतिहासिक क्षण। अध्याय 6 अधूरी जीत। जब शत्रु को जिंदा छोड़ना भूल बन। पृथ्वीराज की सबसे बड़ी चूक थी गोरी का पीछा न करना। उन्होंने उसे एक हार मानकर छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि एक बार पराजित हुआ शत्रु जब लौटता है तो वह केवल बदले की आग में नहीं जलता, वह पहले से ज्यादा तैयारी के साथ लौटता है। गोरी ने अफगानिस्तान लौटते ही प्रतिज्ञा ली, अब मैं इस धरती को केवल हराने नहीं बदलने आऊंगा। और यहीं से शुरू होती है उस दूसरी लहर की नींव, जिसने केवल एक युद्ध नहीं, एक युग बदल दिया। अध्याय 7 युद्ध का प्रभाव। जय के बाद भी अनदेखा संकट। भारत में पृथ्वीराज की विजय का उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घी के दिए जले, कवियों ने विजय गाथाएं लिखी, जनता ने उत्सव मनाया। परंतु राजमहलों में रणनीति और खुफिया सूचनाओं की कोई चर्चा नहीं हुई। गोरी की हार को स्थायी मान लिया गया। सीमाएं खुली छोड़ दी गईं। न तो सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, न नई रणनीति बनाई गई। राजाओं ने इसे अंतिम जीत मान लिया, लेकिन गोरी ने वहीं से शुरुआत की जहां से राजपूतों ने रुकना चुना था। उसने एक एक गलती को समझा और अगली बार की योजना बनानी शुरू कर दी। अगर इतिहास से प्यार है तो ये चैनल आपका है। सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महान युद्धों की कहानियां सुनें।